हाय गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो सेशन 2। सेशन 1 में हमने पढ़ा कि कैश फ्लो क्या था, इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, इन सब के ऊपर हमने बात की। और साथ ही साथ हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉपर कैश फ्लो का फॉर्मेट भी समझा था विद अ प्रॉपर इलस्ट्रेशन। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और आप लोगों को उसका फॉर्मेट भी याद हो गया है। आज के सेशन में हम कैश फ्लो को कंप्लीट करेंगे, बाकी की बची हुई एक्टिविटीज को जानेंगे और साथ ही साथ फुल लेंथ कैश फ्लो कैसे बनता है वो देखेंगे। चलिए, तो पहली जो एक्टिविटी आज की मैं पिक कर रहा हूं वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग को एक बार फिर से ब्रश अप अगर मैं करवाऊं आपका, तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता था कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर जिन्हें हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, उसमें कंपनी ने कितना इस साल कैश इन्वेस्ट किया है, ये हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखकर पता चल जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए इनफ्लो ऑफ कैश होते थे सेल ऑफ एसेट्स, बी इट बी नॉन करंट एसेट्स में, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, और साथ ही साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की अगर सेल की जा रही है तो भी वो इनफ्लो ऑफ कैश में काउंट किए जाते हैं। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम भी इनफ्लो मानी जाएंगी। आउटफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सिर्फ दो आउटफ्लो हैं जो इस एक्टिविटी में काउंट होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हटाकर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही एक्टिविटीज डायरेक्ट अप्रोच पे काम करती हैं। और अगर आपको इसका इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना आ गया, आपको ये समझ में आ गया है कि इनफ्लो कैसे निकालना है, आउटफ्लो कैसे निकालना है, तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट तो वही है जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, वो सारे कॉलम्स वहीं के वहीं हैं। नाउ दिस इज हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिविटी नंबर बी। तो ये ऑपरेटिंग के जस्ट नीचे का पार्ट है, मतलब अगर हम फुल लेंथ कैश फ्लो को ड्रॉ करते हैं तो ये ऑपरेटिंग के नीचे का पार्ट है जो अभी आपको यहां पर दिख रहा है। प्रोसीड्स वर्ड यूज होता है इनफ्लोज के लिए, इसीलिए आपको जितने वर्ड्स के आगे प्रोसीड्स दिख रहा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इनफ्लोज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्रोसीड कहलाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, इसके अलावा रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम्स, ये सारे के सारे इनफ्लोज माने जाएंगे और इनकी वैल्यूज भी जो है वो डायरेक्ट लिखी जाती हैं। जबकि कि आउटफ्लोज का मतलब होगा यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ब्रैकेट में वैल्यूज इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वो नेगेटिव है, मतलब वो आउटफ्लो ऑफ कैश इंडिकेट करता है। अगर आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एड लेस कर देते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाता था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर नेगेटिव आंसर है तो हम बोलते थे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो दिखने में तो बहुत आसान दिखता है यहां फॉर्मेट में, पर पता कैसे चलता है क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, कैसे आपको दिखेगा कि ये चीज जो है सेल है या ये जो इवेंट है इसे हमें परचेज मानना है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए, नोट करते जाइएगा। जैसे जैसे इंप्लीमेंट करने के लिए बोलूं वैसे वैसे इंप्लीमेंट करिए तो आपको ये एक्टिविटीज बहुत आसान लगने लगेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए जो कि मस्ट लर्न है। ये पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए, वरना आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं बनेगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन बाय वन बताता हूं। जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है तो आपके सामने होती है बैलेंस शीट, 2 सालों की, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। आपको बैलेंस शीट में जाकर नॉन करंट एसेट्स वाले हेड को फोकस करना है, क्योंकि इसी हेड से हमारा पूरा इन्वेस्टिंग का आंसर आने वाला है। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बता दी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें सिर्फ एक ही हेड पे ध्यान देना है, वो है नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर। इसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट है जो कि उसी एसेट से रिलेटेड हो तो वो हमारे काम के हैं, वरना हमें एडजस्टमेंट पे भी ध्यान नहीं देना होता है। तो परचेज और सेल कैसे पता चलता है, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन एनी नॉन करंट एसेट, बी इट बी टैंजिबल एसेट और एनी इनटैंजिबल एसेट or any sort of non-current investments, if there is an increase, now here increase means current year बढ़ा हुआ वैल्यू है और प्रीवियस ईयर जो वैल्यू है वो कम होगा। प्रीवियस ईयर का वैल्यू कम होगा, करंट ईयर का वैल्यू ज्यादा होगा,
दिस इंडिकेट्स कि देयर इज एन इंक्रीज। तो अगर किसी भी नॉन करेंट एसेट में इंक्रीज दिखता है, बैलेंस शीट के अंदर आपको इंक्रीज दिख रहा है, तो रूल नंबर 1 है उसे परचेज माना जाएगा, मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिख लीजिए। रूल नंबर 2, if there is any decrease in land and investments, if there is any decrease in two items, land and non-current investments, अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट को की वैल्यूज को आप देखते हैं और वो दिख रही है कि वो कम हो रही है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू ज्यादा है, करंट ईयर वैल्यू कम हो गई है, दिस इंडिकेट्स कि वो सेल ऑफ एसेट माना जाएगा, मतलब प्रोसीड्स माना जाएगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्यों? कम होने का मतलब हमारे लिए सेल होता है और बढ़ने का मतलब हमारे लिए परचेज होता है। तो परचेज, कोई भी एसेट बढ़ेगा परचेज है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई भी एसेट बढ़ेगा तो परचेज है। पर डिक्रीज के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, पहला ग्रुप क्या है कि लैंड और इन्वेस्टमेंट्स का डिक्रीज सिंपल सेल माना जाएगा। रूल नंबर 3 ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंटैंजिबल एसेट कम होता है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि गुडविल है, जैसे कि पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, अगर कोई इंटैंजिबल एसेट कम हो रहा है तो उसे कभी भी सेल्स नहीं मानेंगे। उसके डिक्रीज को हम अमोर्टाइजेशन ट्रीट करते हैं, विच इज एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द सेशन 1 ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि अगर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या कोई भी इंटैंजिबल एसेट्स कम हो तभी वो ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करा जाता है। अगर आपको याद है फॉर्मेट तो आपको क्लिक कर गया होगा अच्छे से। तो इससे कंक्लूजन क्या है कि अगर इंटैंजिबल एसेट बढ़ते हैं तो परचेज है, पर कम होते हैं तो सेल नहीं है, कम होते हैं तो अमोर्टाइजेशन माना जाता है। यह हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 है अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए। हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल देख लिया, हमने इंटैंजिबल एसेट्स की परचेज, इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर बात कर ली, पर अदर नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं की। अदर नॉन करंट एसेट्स का मतलब है लैंड को हटाकर बाकी जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं उनका बढ़ना तो परचेज है, पर उनका कम होना क्या सेल्स माना जाए या नहीं माना जाए। तो इसके लिए जो रूल है वो भी आप लिख लीजिए। दिस इज रूल नंबर 4। दिस सेज इफ एनी अदर tangible asset, here the definition of other means plant, furniture, machines, building other than land। कोई भी tangible asset, of course non current but not land, इनको छोड़कर कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर कम हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से लिखिए, अगर कम हो रहा है तो उसके डिक्रीज को हम 2 तरीके से चेक करते हैं। वो क्या है देखिए, अगर डिक्रीज जो है, इफ द डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब एसेट्स का जो डिक्रीज है वो 50% ऑफ प्रीवियस ईयर से ग्रेटर है। क्या है? 50% ऑफ प्रीवियस ईयर वैल्यू से ग्रेटर है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्लांट है और प्लांट का प्रीवियस ईयर था 1 लाख और उसका जो डिक्रीज हुआ मान लो वो है 1,50,000। if the decrease is greater than the previous year value, 50% of previous year value, 50% of previous year value मतलब previous year रहा होगा 2 लाख, तो 2 लाख का हाफ हो गया 1 लाख। 50% of previous year value से डिक्रीज अगर ज्यादा है तो उसे सेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेल ऑफ एसेट माना जाएगा, और इसे हम प्रोसीड्स में काउंट करेंगे अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Whereas अगर ये इक्वेशन बदल जाती है, दैट मींस अगर डिक्रीज शॉर्ट है और 50% ऑफ प्रीवियस ईयर वैल्यू जो है वो बड़ा है, 50% ऑफ प्रीवियस ईयर वैल्यू जो है वो बड़ा है और डिक्रीज जो है वो कम है, तो आप देख सकते हैं 50,000 अब मैंने यहां पे कर दिया है डिक्रीज को, और 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर वैल्यू इज 1 लाख, तब हम उस डिक्रीज को सेल ना मान के डेप्रीसिएशन मानते हैं। और याद कर लो, मैंने आपको बताया था सेशन 1 के टाइम पे एक हिडन डेप्रिसिएशन होता है, वही हिडन डेप्रिसिएशन ये होगा जो आप ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए अगर आपने ये 4 रूल अच्छे से याद कर लिए और इंप्लीमेंट कर लिए, तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि इंक्रीज है तो मुझे परचेज लेना है, और अगर डिक्रीज है तो मुझे सेल लेना है, या डेप लेना है, या मोटाइजेशन लेना है, या जो भी है। ये है वो 4 मैंडेटरी गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तभी एप्लीकेबल है जब उन पर्टिकुलर एसेट्स पे कोई भी एडजस्टमेंट ना दिया हो। मतलब लैंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे। अगर प्लांट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके अलावा उस पर कोई परचेज सेल या डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम उस पर अपने रूल्स अप्लाई करेंगे। पर अगर किसी भी एसेट पे कोई एडजस्टमेंट दे दिया जाता है, देन आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर हम रूल नहीं लगा सकते, फिर हम उसके बढ़ने को परचेज या कम होने को सेल नहीं बोल सकते। देन वी हैव टू ड्रॉ अ वर्किंग नोट विच इज अ लेजर। हमें यह लेजर बनाना पड़ता है उस पर्टिकुलर एसेट का, और फिर निकालना पड़ता है परचेज या सेल। तो ये लेजर तब बनाया जाता है जब किसी भी एसेट पे कोई भी एडजस्टमेंट, जो कि जनरली 2 तरीके का हो सकता है, या तो उस पर डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है, या उस एसेट की सेल दी जा सकती है। अगर किसी भी एसेट पे एडजस्टमेंट दिया है तो रूल नहीं लगाना है, आपको ये लेजर बनाना है। लेजर का सिंपल सा रूल है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर वैल्यू बैलेंस शीट से मिलती है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट से मिलता है, करंट ईयर वैल्यू होता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप बाय डेप में दिखा देंगे। अगर डेप्रिसिएशन की जगह सेल दिया हुआ है तो बाय बैंक और उसका प्रॉफिट या लॉस दिखा देंगे। अगर मान लो डेप्रिसिएशन और सेल दोनों दिया हुआ है तो बाय बैंक, बाय और टू में प्रॉफिट या लॉस, एंड बाय डेप करके जब आप ये लेजर का बैलेंस निकालते हैं, तो अगर बैलेंसिंग फिगर 2 में आता है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, वो परचेज माना जाता था। और अगर बैलेंसिंग फिगर बाय में ही आता है, जो डेप्रिसिएशन के बाद आ रहा हो, तो वो सेल माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाकर, ये लेजर बनाकर परचेज या सेल देखना पड़ेगा when any kind of adjustment is given on a particular asset। और याद रहे, जिस एसेट पे एडजस्टमेंट दिया है उसके लिए अकाउंट बनाना है, बाकी सारे एसेट्स पे फिर हम रूल ही अप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ वी सॉल्व द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक क्वेश्चन पिक करते हैं और समझते हैं जो भी हमने पढ़ा उसको एक्चुअली हमें कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मशीन की 2 वैल्यूज आपको दिख रही हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। और current year is 2015, previous year is 2014, and then they've also given an adjustment that additional machine has been purchased, part of machine of rupees 50,000 has been sold at a loss of 2,000, and उसके ऊपर depreciation था 30,000 रुपए का। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट के साथ भी आपको चीजें मिलती हैं। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, दैट मीन्स हमें मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वही सिंपल लेजर विद द सिंपल रूल्स जो मैं आपको बता रहा था कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके वी विल राइट द प्रीवियस ईयर वैल्यू जो कि 4 लाख रुपीस है, और उसके बाद जो करंट ईयर वैल्यू है बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख दिया जाता है 5 लाख। आई होप विजिबल है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। 5 लाख यहां पे लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद हमें बोला हुआ था कि हमारी मशीन पे डेप्रिसिएशन है 30,000 का, तो हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखा देंगे 30,000। अब जिस तरीके से मैंने वैल्यूज को फिल किया है, आप भी हैबिट डाल दें कि सबसे पहले जब भी आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को पोस्ट करा करें, देन लुक फॉर डेप्रिसिएशन इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। एंड उसके बाद जो सेल की बात हो रही है, सो 50,000 का प्लांट का पार्ट है, मशीन का पार्ट का जो बुक वैल्यू है वो 50 है, और उसे 2,000 के लॉस पे बेचा जा रहा है। इतनी सिंपल सी मैथ है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 48,000। सो हम उसे लिखेंगे बाय बैंक के नाम से 48, और जो लॉस होता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से ही शो करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से हम वो लॉस शो करते हैं। सो इस तरीके से 48 + 2 को दिखाया जाएगा, 50 एक साथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिखाने का रूल है। अब आप प्लस माइनस करके देखते हैं, तो अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स टू साइड पे ही आता है, तो 5 लाख + 50 + 30, so total of this side was 5,80,000, total of this side was
5,80,000, चलिए मैं दोनों तरफ लिख देता हूं, 5,80,000 हमारा एसेट का टोटल है। और इस 580 में से इफ वी डिडक्ट 4 लाख, दिस इंडिकेट्स कि इस साल हमने 1,80,000 का मशीन परचेज किया था। वाई आर वी डूइंग दिस अकाउंट, वाई वी आर क्रिएटिंग दिस अकाउंट, इसीलिए कि हमें परचेज पता चल पाए। सेल्स तो पहले से पता है कि इस साल एक मशीन 48 का सेल हुआ है, ये प्रोसीड्स है, ये तो क्लियरली गिवन है, पर जो हिडन पार्ट है वो ये है, और इसी को डिराइव करने के लिए हम बना रहे हैं मशीन का लेजर। तो हमें पता चला कि 1,80,000 का आपने परचेज किया है। नाउ इफ यू नीड टू ड्रॉ दिस इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये वर्किंग हो जाएगा। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रोसीड और एक परचेज दिखा देते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। तो ये रहा फाइनल फॉर्मेट इन्वेस्टिंग का, और यहां पे मैंने अकाउंट भी रखा हुआ है आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए कि वैल्यूज को कैसे हमने पिक किया है। सो आई हैव टेकन द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज परचेज। फॉर्मेट पूरा वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल्स और अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपको फुल लेंथ कैश फ्लो आता है तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज के तो आप बना ही लेते हैं, तो फॉर्मेट वही रहता है, बस हेडिंग्स बदलती जाती हैं। तो अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग लिख देंगे। परचेज ऑफ मशीन 1,80,000 नेगेटिव, आप देख सकते हैं अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर लेजर बनाते हुए, और वहां आपको दिख रहा है एक सेल हुआ है 48 का, तो वो सेल हमारा पॉजिटिव में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अगर हम नेट आंसर निकालते हैं तो नेट नेगेटिव 132 बच रहा है, दैट विल बी रिटन एज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग को बनाते हैं, वो जो है वो वर्किंग है पर वो बनाना भी जरूरी है, और वहीं से हमें हमारा पूरा इन्वेस्टिंग का परचेज, सेल और फाइनल आंसर मिलता है। पर फाइनल चीजों को आपको फॉर्मेट में ही दिखाना होता है, सिर्फ लेजर बना के जाएंगे तो नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं। ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे एक्टिविटी नंबर 3 की, विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए बताता हूं मैं वो भी आपको। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी नंबर 3, वन ऑफ द इजीएस्ट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इस एक्टिविटी में सब कुछ ही बहुत डायरेक्ट है। आपको सब कुछ बैलेंस शीट में देखना है, कोई लेजर, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बढ़ने घटने वाले रूल्स को थोड़ा सा फोकस करके समझना है, आपका फाइनेंसिंग का आंसर आ जाता है। और सबसे छोटी एक्टिविटीज भी कहलाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये रहा फॉर्मेट, अगेन डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट वही है, बस अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो बदल रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था इनिशियल क्लास में, फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि फंड्स अरेंज कहां से किए जा रहे हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो मेजर सोर्सेज होते हैं फंड्स अरेंज करने के, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फंड्स। या तो ओनर्स फंड के थ्रू लाए जा सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर आप फंड्स को बोरोड फंड्स के सोर्सेज से लाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो अगर फंड्स इंस्टीट्यूशन के अंदर आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, तो वो प्रोसीड्स कहलाते हैं। और अगर हमने उनका रीपेमेंट किया, हमने कोई पेंडिंग लोन्स को पे बैक किया है, हमने लोन्स पे इंटरेस्ट दिया है, हमने हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए हैं, तो इन सबसे हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। तो वही लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर्स बढ़ रहे हैं मतलब इक्विटी शेयर की कैपिटल की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है, करंट ईयर की वैल्यू बड़ी है और प्रीवियस ईयर की छोटी है, मतलब ये इशू हुआ है, मतलब इससे इनफ्लो होगा। अब ये इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए, डिबेंचर्स के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन आपको दिखता है, चाहे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में दिखे, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कोई भी लोन है वो बढ़ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है, बढ़ रहा है तो प्रोसीड है, और अगर कम हो रहा है तो रीपेमेंट है, आउटफ्लो है। वैसे ही शेयर्स और डिबेंचर्स के साथ भी वही लॉ है, अगर डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं तो इशू है, प्रोसीड्स है, डिबेंचर्स कम हुए मतलब रिडेम्पशन है, आउटफ्लो है। हाँ, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको कभी भी कम होता हुआ वैल्यू नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होता क्योंकि हम इक्विटी शेयर कैपिटल को कभी रिडीम नहीं करते। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं पर हम कभी भी हमारी मेन कैपिटल को रिडीम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंसेस के ऊपर आपको बहुत सारे और एड ऑन खर्चे करने होते हैं। जैसे आपने शेयर्स इशू करे हैं तो उस पर डिविडेंड तो देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड्स हैं, वही वाले डिविडेंड जो हमने ऑपरेटिंग में पढ़े थे, इंट्रीम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, वो सेम डिविडेंड यहां पर आके आउटफ्लो बन जाते हैं।
इसी तरीके से अगर आपने लोन्स लिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही होगा, और ये इंटरेस्ट आपने ऑपरेटिंग में ऐड भी किया था, वही इंटरेस्ट यहां पर आउटफ्लो बन जाता है। जब आप ये सब कुछ इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्लस माइनस करते हैं तो आपको फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इसको भी और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक क्वेश्चन के साथ। तो बैलेंस शीट के अंदर जो दो मेजर हेड है जिससे आपका फाइनेंसिंग का आंसर आता है वो है शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये दोनों हेड्स आपको बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में ही दिख जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे वही सारे आइटम्स लिखे हुए हैं जो फाइनेंसिंग में काम आने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जहां वो 10 लाख का था वो 12 लाख का हो गया है। दिस शोज कि इस साल कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे। दैट मींस देयर इज एन इनफ्लो ऑफ 2 लाख रुपीस। सेकेंड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बढ़ने का मतलब इशू है, इशू का मतलब इनफ्लो ऑफ कैश है। साथ ही साथ नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है विच इज अ पेमेंट आउटफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड पेड भी दिया हुआ है, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें तो दो इनफ्लोज है और दो आउटफ्लोज है। फॉर्मेट के साथ हम ये बनाएंगे जिससे हमारा फाइनेंसिंग का आंसर आएगा। सो राइट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीस पॉजिटिव, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 lakh rupees positive, interest paid negative 12,000 and payment of dividend negative 50,000, प्लस माइनस करके हमारा नेट आंसर आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज 2,38,000। ये तीनों एक्टिविटीज का इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन था। अब हम देखते हैं कि अगर तीनों एक्टिविटीज को कंपाइल करके फुल लेंथ कैश फ्लो बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाता है और उसमें कैसे कैसे चीजों को अरेंज किया जाता है। जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम एक साथ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर का फॉर्मेट वही है, कॉलम्स वही है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। सीक्वेंस की अगर हम बात करें सो फर्स्ट विल सॉल्व द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टिंग एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंसिंग, जो कि हमने इंडिविजुअली पढ़ लिया है। पर सीक्वेंस में अगर हम पूरे कैश फ्लो को बनाते हैं तो ए बी सी रैंकिंग के हिसाब से इन तीनों एक्टिविटीज को बनाया जाएगा। इसके बाद के जो आखिरी के 3 स्टेप हैं वो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। इट मींस वी नीड टू अराइव हियर ई पॉइंट पे हमें अराइव करना है। अब एक अच्छी बात बता दूं कैश फ्लो के साथ, वो ये है कि फुल लेंथ कैश फ्लो के क्वेश्चंस का आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। जी हां, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ध्यान से सुनो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है, करंट ईयर का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो आपका कैश फ्लो का आंसर होता है। यह अकेला ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड आता है। सोचो कितनी अच्छी बात है, आपको पहले से पता होता है कि आंसर क्या है। आंसर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां मिलता है? बैलेंस शीट का सबसे आखिरी आइटम करंट एसेट्स के अंदर मिलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसका करंट ईयर हमारा आंसर आने वाला है। एक्सेप्शन ये है अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन तीन में से कोई और आइटम भी मिल जाए तो उन दोनों का करंट ईयर का टोटल हमारा आंसर माना जाएगा। दैट मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स का करंट ईयर का टोटल विल बी आवर आंसर। बट इफ those current investments are not there then cash and cash equivalent का current year का वैल्यू हमारा आंसर होता है। तो यहां तक पहुंचते कैसे हैं? तो हमें निकालना है डी, दैट इज नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? That is nothing but summation of A plus B plus C. That means इन तीनों एक्टिविटीज का नेट टोटल जो होता है वो आपका D होता है, पॉइंट D होता है, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। मतलब ये ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग करने के बाद अगर किसी का नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, किसी एक्टिविटी का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप नेट टोटल निकालेंगे और आप चेक करेंगे कि नेट टोटल जो आ रहा है वो फाइनली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज, पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज। और लास्ट हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर होता है, बैलेंस शीट में ही दिया रहता है। अगर इन दोनों का टोटल करने से जो बैलेंस शीट का करंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है वही आपका आंसर आ रहा है तो आपने पूरा कैश फ्लो सही बनाया है, वरना गड़बड़ है।
दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके क्वेश्चंस और खासकर फुल लेंथ कैश फ्लो के क्वेश्चंस याद से बनाइए ताकि आपको समझ में आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि कैश फ्लो कैसे बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बातें, तो थ्योरी तो आनी ही आनी है बट एमसीक्यू बेस्ड में आएगी या 1 मार्क्स के लिए आएगी, प्रिपेयर रहिए इसके लिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मेरा सजेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स वो होंगे जो फुल लेंथ कैश फ्लो आपसे पूछ रहे हैं विथ हार्डली 3 और मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट्स। इससे ज्यादा एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस ना करें, मेरा सजेशन है 2, 3, 4 यहां तक के एडजस्टमेंट वाले जो फुल लेंथ कैश फ्लो क्वेश्चंस हैं वो जितने बना सकते हैं बना लीजिए। और जो बच्चे कम पढ़ते हैं और कम पढ़ने में बिलीव करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टिप कि अगर आपको कैश फ्लो से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फिर भी वेटेज वाइज ये चैप्टर आप नहीं छोड़ना चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि आप ये जो फुल लेंथ क्वेश्चंस है इसके कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करें, कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। बाकी जो टॉप करना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि वो सारी एक्टिविटीज के इंडिविजुअल इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करें और फुल एंड कैश फ्लो के भी सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। हाई एंड कैश फ्लो क्वेश्चंस करना चाहते हो बिल्कुल करो, सीखोगे, गलती होगी, टेलीग्राम चैनल्स है, आइए डाउट्स पूछिए, पर बनाइए, पढ़िए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैश फ्लो उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।